हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। यूपी वीपीओ विलेज पंचायत ऑफिसर ये एक फॉर्म आया था जो आपका यूपी के अंदर जो पीईटी का जो एग्जाम था उसके आधार पर इसका प्री पास किया गया है। करीब 66,000 लोगों को पास कराया गया है और 1400 एंड हाफ यानी कि करीब 1450 पोस्ट इसमें है, जिसका पेपर 27 अप्रैल को होने जा रहा है। और सबसे अनोखी बात यह है कि अब की बार इसका सिलेबस किया तो मार्केट में कंडीशन उसमें आंसर बताते चलना। और अगर आप कि ये वाली अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में या तो बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हो, अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ सकते हो। वहां मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो ये कौन करता है? उम्मीदवार करता है। जब जिस दिन वोट होंगे तो उनकी तरफ से एक व्यक्ति वहां पोलिंग बूथ पर होता है जो ये देख रहा होता है कि जो इलेक्शंस है वो निष्पक्ष हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या उसमें कोई भी गड़बड़ी तो नहीं हो रही। ये चेक करना मेनली इसका काम होता है कि किन किन पदों को एक साथ धारण कर सकता है। ठीक, ग्राम पंचायत का प्रधान भी हो और न्याय पंच भी हो, या ग्राम पंचायत का सदस्य व न्याय पंचायत का पंच, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप दो पोस्ट एक साथ पर एक टाइम में लाइसेंस पट्टा आदि वितरण नहीं कर सकता। यानी कि ग्राम पंचायत या जो भूमि प्रबंधक समिति से जुड़ा हुआ जो भी व्यक्ति है वो किसी को जमीन जो है, किसी के नाम पर जो जमीन किसकी परमिशन के बिना नहीं चढ़ा सकता है, तो कलेक्टर की परमिशन के बिना वो जमीन किसी के नाम पर नहीं चढ़ सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पंचायती राज बनाया गया तो इसके पीछे कारण क्या था? कौन सी चीज है? विकास में लोगों की भागीदारी, जो डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर किया जाए। ठीक है, तो ये तो बात सही है। राजनीतिक गणित, क्या पॉलिटिक्स को अपनी पॉलिटिक्स को तो भाई इस पर टाइम तक इस पर नहीं चल सकती। तो ये तो अपना आंसर नहीं बैठ रहा है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण होता है पावर का बंटवारा। ठीक है, तो फेडरलिज्म इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से कि भाई पावर ज्यादा से ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो, इस चीज को अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी अपनाया था। और इसी के आधार पर आगे चलकर हमने क्या किया था, पंचायत को अपने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया था। अगला कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा हो गई सही है? और ग्राम पंचायत की दो लगातार बैठक तो साल भर के अंदर, ठीक है, दो मई के बाद होती है और एक ही खरीफ फसल की कटाई के बाद होती है। तो दो मीटिंग तो होना जरूरी है। बाकी उससे ज्यादा कितनी? अच्छा, ये कह रहा है कि दो लगातार मीटिंग के में कितने दिन का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ग्राम पंचायत की दो लगातार मीटिंग में 2 माह से ज्यादा का, 2 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि 2 महीने के अंदर दो सेशन होना जरूरी होता है। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा सही है ये बताना है। स्वच्छ
स्वच्छता सरकार के देशव्यापी आंदोलन की आवश्यकता है जिसमें हर व्यक्ति की भागीदारी हो, और इसके लिए पूरे देश स्तर पर आपको जुड़ने सोसाइटी के लेवल पर भी। तो बात सही है, दोनों ही ऑप्शन अपने सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चोल अभिलेख। तो जो चोल साम्राज्य है वहां पर ग्रामीण पंचायत का बहुत ज्यादा डिस्कशन होता था। तो वो कह रहा है कि जो चोल साम्राज्य है उसमें ग्राम सभा के कितने प्रकार थे। ठीक है, ग्राम सभा के कितने प्रकार वहां पर देखने को मिलते हैं, तो 3 वहां पर थे। ठीक है, 3 वहां पर थे। अगला कह रहा है कि विजयनगर शासन में सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी प्रशासन की। तो जैसे तमिलनाडु, तो वो जो नाडु जो वर्ड है, तो नाडु जो वर्ड है वो साम्राज्य के अंदर, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला कह रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो 1952 में सामुदायिक एक विकास कार्यक्रम लागू किया गया था, जिलों को लागू किया गया था। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितनी जगह पर इसको लागू किया गया था, तो 55 विकास खंडों में। ठीक है, 55 विकास खंडों में इसको लागू किया गया था। 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन 1952 को इसको लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1985 में योजना आयोग की सिफारिश पर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम दूर करने, वहां के विकास से संबंधित एक समिति का गठन किया गया था। उसके हेड कौन थे, ये क्वेश्चन आपने बताना है। तो इस समिति के हेड थे जीवी के राव। जीवी के राव इस समिति के हेड थे। 1985 में स्थापित की गई थी, पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में मंडल पंचायती स्थिति कौन थी। तो जो मंडल जो कमीशन की जो रिकमेंडेशन दी थी वो अशोक मेहता कमेटी ने दी थी। ठीक है, अशोक मेहता कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी थी। अशोक मेहता कमेटी 1977 में स्थापित की गई थी, जिसने अपनी रिकमेंडेशन 1978 में दी। बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 स्तर पंचायत की बात करी थी। ये जो कमेटी थी वो आपकी 1957 में स्थापित हुई थी, बलवंत राय मेहता कमेटी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 स्तर की बात करी थी, और जबकि जो अशोक मेहता कमेटी थी उसने सिर्फ 2 ही स्तर की बात करी थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। किस पंचायती राज समिति ने पंचायती राज की निष्क्रियता के लिए इसे बिना जड़ घास की संज्ञा दी। क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब भारत आजाद हुआ, तो उस टाइम पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा नहीं था। अनुच्छेद 40 में लिखा था कि भाई ग्रामीण पंचायत की स्थापना की जाएगी। डीपीएसटी के अंदर ये था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में था। और इस वजह से आजादी के बाद क्या हुआ कि सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पहली पंचायत स्थापित की गई थी। लेकिन कुछ राज्यों ने अपने यहाँ पर पंचायत स्थापित करी, कुछ ने नहीं करी। तो जो 12वां जो क्वेश्चन है, ठीक है, 12वां जो क्वेश्चन है ये कि भाई किसने कहा था, तो जीवी के राव ने पंचायती राज को बिना जड़ घास की संज्ञा दी थी। बिना जड़ घास की संज्ञा दी थी। जो जीवी के राव जो कमेटी है वो योजना आयोग की सिफारिश पर 25 मार्च 1985 को ये कमेटी स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो पंचायती राज व्यवस्था हमने स्थापित करी, इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है। क्या लोगों में राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना है क्या, रोजगार को बढ़ाना है क्या, या कृषि के उत्पादन को बढ़ाना है क्या। सबसे मेन चीज है कि विकास में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, प्रशासन में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। तो एक क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के अंदर कहाँ मेंशन था। तो शुरुआत में जो संविधान के अंदर जो मेंशन था वो अनुच्छेद 40 में था। आगे चलकर 73rd सुधार हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिससे ग्रामीण पंचायत स्थापित हुई। 74वां संविधान संशोधन हुआ जिसके द्वारा जो शहरी पंचायत है उसको स्थापित किया गया, और अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन है। ये क्या हो जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का संविधान का 73वां संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? तो अभी मैंने बताया कि जो 73वां जो संशोधन है वो जुड़ा हुआ है पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा है। 1992 में ये संविधान संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा क्या गया था, ग्रामीण पंचायत स्थापित हुई थी। अगला कह रहा है पंचायतों में स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो एक आर्टिकल आपको जो बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है वो है आर्टिकल 243, क्योंकि संविधान के पार्ट 9 आर्टिकल 243 में पंचायत से जुड़े हुए प्रावधान है और कह रहा है कौन सा अनुच्छेद वर्णन करता है कि भाई इसमें आरक्षण होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, 1/3 महिलाओं के लिए सीट रिजर्व रहती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी आंसर हो जाएगा। 243 का घ 243 का जो घ है वो डिसाइड करता है कि भाई आरक्षण को लेकर। संविधान के अनुच्छेद 243 घ की बात अनुसूचित जातियों के आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में किस राज्य में लागू नहीं है? हिमाचल प्रदेश में पंचायती जो प्रावधान है वो लागू नहीं हो। पंचायत के 3 स्तर की अध्यक्षता के लिए स्त्रियों को कितने हेतु, ये तो अभी हमने देखी, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट बात करें, किसी व्यक्ति के पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए सदस्य होने के लिए निहर संबंधी विवाद का अभिवाचन कौन कर सकता है? यानी कि कोई व्यक्ति पंचायत का सदस्य बन सकता है या नहीं बन सकता, उसका चुनाव लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता, तो इसका फैसला कौन करेगा? ठीक है, तो जो इसका जो फैसला है वो विधानमंडल द्वारा नियुक्त प्राधिकारी जो होगा वो फैसला करेगा कि वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता। डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, राज्यों के विवेकाधीन शक्तियों में शामिल नहीं है। यानी कि राज्य क्या नहीं कर सकता, ठीक है, राज्य क्या नहीं कर सकता वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव का माध्यम, पिछड़े वर्गों के लिए सीट का आरक्षण और सामाजिक न्याय संबंधी योजना, ये सब कर सकता है, लेकिन राज्य चुनाव आयोग का गठन वो नहीं कर सकता। ठीक है, जो राज्य चुनाव आयोग है भारत में, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वो सिर्फ भारत में पंचायत के चुनाव कराता है। बाकी सारे जो चुनाव है वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कराती है। और जो राज्य चुनाव आयोग का जो गठन है इम्प्लीमेंट करते हैं। अगला कह रहा है पंचायत के लिए सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु केंद्र सरकार ने नए राज्यों के साथ मिलकर कितने संकल्पों को चिन्हित किया है? तो कितने संकल्पों को चिन्हित किया है? तो 9 संकल्पों को चिन्हित किया है। ठीक है, 9 संकल्पों को चिन्हित किया है। नेक्स्ट कह रहा है पंचायत को आधुनिक व आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। किस तरीके से हम पंचायत को और ज्यादा एडवांस बना सकते हैं? पंचायत को और ज्यादा कैसे ठीक कर सकते हैं? तो उनको टेक्निकल मदद दे दो और फाइनेंशियल मदद दे दो। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में, वो हमेशा ग्राम स्वराज की बात किया करते थे, गांव को ज्यादा से ज्यादा पावर देने की बात करते थे, और उनकी एक पुस्तक थी हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में मेंशन था। ठीक है, सी क्या हो जाएगा अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को किस वर्ष मंजूरी दी गई थी? तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज जो अभियान है, ठीक है, इसको जो मंजूरी मिली थी, ठीक है, वो मिली थी आपकी 2018 में। तो जो पहले जो 10 क्वेश्चन थे वो आपके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पंचायत से जुड़े हुए थे। दूसरा जो क्वेश्चन थे आपके जो अभी शुरू हो रहे हैं, ठीक है, एक बार मैं आपके सिलेबस को डिकोड करके आपको बता देता हूँ। तो जो शुरुआत के जो 10 क्वेश्चन होंगे वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पंचायत से आएंगे। अगले जो 10 क्वेश्चन होंगे वो यूपी में किस तरह की पंचायत की जो व्यवस्था है, ठीक है, उसके क्वेश्चन आएंगे। और जो तीसरे जो अगले जो क्वेश्चन होंगे वो पंचायत के पास क्या क्या फाइनेंशियल सोर्सेज हैं, ठीक है, उसके 10 क्वेश्चन आपके आएंगे। पंचायत को मजबूत करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस तरह के 5 क्वेश्चन आएंगे। यूपी में जो स्कीम्स हैं कौन कौन सी चल रही है, उससे आपके 20 क्वेश्चन बनेंगे।
ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में क्या भूमिका हो सकती है, इसके आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 15 क्वेश्चन बनेंगे और यूपी स्पेशल के 20 क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका स्कीम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण ग्राम स्वराज अभियान को किस वर्ष मंजूरी मिली थी? 2018 में मंजूरी मिली थी। प्रतिवर्ष ग्राम सभा की कम से कम कितनी बैठकें आयोजित होती है, कितनी मीटिंग जो है वो होना इसका जरूरी होता है? तो कम से कम 2 मीटिंग होना जरूरी होता है, कम से कम 2 मीटिंग होना जरूरी होता है। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन अपने कवर हो चुके हैं। 25 में से आपके कितने ठीक हो रहे हैं? कौन सा क्वेश्चन आपके लिए नया है कमेंट बॉक्स में आप बताओ। 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर ना कुछ स्कीम है और उनको मैच करना है, ठीक है, कि कौन सा सही सुमेलित है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ठीक है, जो जवाहर रोजगार जो योजना थी ये 1989 और 90 में शुरू हुई थी। स्वर्ण जयंती जो ग्राम योजना थी, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये 1999 और 2000 यानी कि 1999 से लेकर 2000 में। इसके अलावा अगर हम बात करें स्वरोजगार योजना की, जो इसमें यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो जो स्वरोजगार जो योजना थी ये भी आपकी 1999 से लेकर 2000 के बीच में ही थी ये भी। तो यहाँ पर ये इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर था वो स्वर्ण जयंती रोजगार योजना थी। ग्रामीण रोजगार विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 27वां क्वेश्चन कह रहा है ये कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था आपका 1971 से लेकर 1972। इसको क्रस कार्यक्रम के रूप में भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 28 क्वेश्चन की बात करें, ये भी स्कीम से क्वेश्चन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के पानीपत से इस स्कीम की शुरुआत करी थी। और कब करी थी क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो 22 जनवरी 2015 को, 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इस स्कीम की शुरुआत हुई थी। और पानीपत से ही क्यों हुई थी? क्योंकि पानीपत में क्या है, जो सेक्स जो रेशियो है यानी कि 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं वो सबसे कम है। तो हरियाणा में सबसे कम है, तो वहां पर लड़की बचाने को लेकर यानी कि लड़की को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने को लेकर, अवेयरनेस फैलाने को लेकर इस स्कीम की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पंडित दीनदयाल ग्रामोदय रोजगार योजना कब शुरू हुई थी? ठीक है, तो ये जो योजना शुरू हुई थी ये आपकी 2018 और 19, 2018 और 19 में ये योजना शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत कौन से साल से हुई थी? फिर से स्कीम का क्वेश्चन है। स्कीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो 24 फरवरी 2019 को, 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से इस स्कीम की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो सन आपने याद रखना है, जिसके तहत क्या है 6000 रुपए मिलते हैं, 3 किस्तों में मिलते हैं। वो 2-2 हजार की 3 किस्तें मिलती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के अभियान को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितने साल का? तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज जो अभियान है वो कब से कब तक चलाया गया था? तो 24 अप्रैल 2018 को ये शुरू हुआ था और 2022 तक चलाने का। जल जीवन मिशन के तहत व्यय धनराशि से पर्वतीय और पूर्वतीय क्षेत्रों को जल जीवन मिशन शुरू किया गया था, जिसमें क्या है कि पूर्वतीय जो पर्वतीय राज्य है, ठीक है, उनको वहां पर केंद्र सरकार कितने पैसे देगी और जो मैदानी जो राज्य है वहां पर वो कितने पैसे देगी, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो मैदानी राज्य है वहां पर 60% केंद्र सरकार खर्च उठाएगी, 40% राज्य सरकार उठाएगी या वो कहीं और से व्यवस्था होगी। बाकी जो पर्वतीय राज्य है वहां का 90% जो खर्चा है वो केंद्र सरकार देगी। तो ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम बदलकर
क्या रख दिया गया है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत 2011 में हुई थी और इसका जो नया नाम जो बदल कर रखा गया है वो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ग्रामीण पंचायतों में नागरिक चार्टर तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता। जब एक नागरिक चार्टर बनाया जाता है, नागरिक के अधिकार बनाए जाते हैं, नागरिक के क्या क्या चीजें मिलती है वो बनाया जाता है, तो उसमें क्या चीज शामिल नहीं होती? तो प्रत्येक पंचायत द्वारा अलग अलग नागरिक चार्टर तैयार किया जाना, प्रत्येक सेवा की समय सीमा पर विचार करना, या पंचायत सचिव तथा संबंधित विभागों के अन्य अधिकारों की राय लेना। क्या चीज इसमें शामिल नहीं होती? तो सारी की सारी ही चीजें शामिल होती है। जब पंचायत लोगों को बताया जाता है, एक चार्टर बना होता है कि भाई व्यक्तियों में क्या क्या चीजें हैं, पंचायत से जुड़ी क्या बात होती है, तो सारी चीजें होती है। ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, नागरिक चार्टर में ग्राम पंचायत के आवासीय और वाणिज्यिक निर्माण के लिए निविदा कितने दिनों में जारी की जाती है? तो ये जो जारी की जाती है वो 15 दिन के अंदर की जाती है। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, एक क्वेश्चन आपका हेडक्वार्टर से जरूर आता है कि किस संस्था का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज जो संस्थान है NIRDPR, तो किसके तहत ये एक स्वायत्त संगठन है? तो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करता है? एक्चुअली वो पूछा है। नेशनल ग्रामीण विकास और पंचायती राज जो संस्थान है ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर ये काम करता है, पंचायती राज मंत्रालय मत लगाना। ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्राम पंचायत के कार्य के विवरण को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ग्राम पंचायत के अंदर जो भी काम हुआ उसको क्या क्या काम हुआ वो कौन नोट डाउन करता है? किसके पास उस चीज का रिकॉर्ड रहता है? तो जो ग्राम पंचायत जो सहायक होता है, ग्राम पंचायत सहायक, उसकी ये जिम्मेदारी होती है। बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत सचिवालय द्वारा ग्राम पंचायत में किए जा रहे विवरणों का किस पोर्टल पर अपलोड किया जाता है? यानी कि गांव में ग्राम पंचायत जो भी काम कर रही है वो कहां पर अपलोड होता है? इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, ई ग्राम स्वराज क्या है? तो ई ग्राम स्वराज के अंदर क्या है? पंचायत के अंदर जो भी काम हो रहे हैं उनको डिजिटली अपलोड किया जाता है। तो सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ये भारत सरकार ने एक पोर्टल बनाया था सभी पंचायतों को डिजिटलाइज करने को लेकर, उनके कामों में ट्रांसपेरेंसी लाने को लेकर। ग्राम पंचायत में चल रहे CSC कॉमन सर्विस सेंटर की मॉनिटरिंग कौन करता है? तो गांव में जो CSC चल रहे होते हैं, ठीक है, उनको देखने कौन आता है? ठीक है, उनकी मॉनिटरिंग कौन रखता है? तो इसकी ये जो काम होता है ये VDO का या WWDPO का ये काम होता है। ठीक है, एक तो DPRO की पोस्ट बनी होती है इसके लिए। ठीक है, एक तो या तो VDO या DPRO, ये दो व्यक्ति इसको काम करते हैं। ठीक है, जो CSA की निगरानी करते हैं। जो ये है ना आपका सी ऑप्शन, बी नहीं, वीडियो नहीं, DPRO। ठीक है, DPRO ये काम करते हैं। ठीक है, तो सिविल सर्विस जो कॉमन सर्विस सेंटर है इसकी जो निगरानी करते हैं वो DPRO करते हैं। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 40वां क्वेश्चन, जन सेवा केंद्र योजना को कब बंद कर दिया गया था? तो जन सेवा केंद्र योजना को मार्च 2017 में होल्ड पर डाल दिया गया था। ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ये चीज आपने याद रखनी है। और उसके बाद क्या किया गया था? कॉमन सर्विस सेंटर 2.0 लॉन्च किया गया था, जिसको उस 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बाद में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो जन सेवा केंद्र कब बंद हुए थे? ठीक है, तो मार्च 2017 में शुरुआत में इनको एक बार बंद कर दिया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एक और स्कीम का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 12 अप्रैल, ठीक है, 12 अप्रैल 2005 को, ठीक है, इस मिशन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 12 अप्रैल 2005 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं है तो 12 अप्रैल 2005 इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 अप्रैल 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको
मनरेगा कहते हैं, मनरेगा। और इसको लागू कब से कर दिया गया था? ठीक है, देखो इसके लिए जो कानून जो पास हुआ था वो 2005 में, और लागू इसको करा गया था 2 फरवरी 2006 से। ठीक है, 2 फरवरी 2006 से इसको लागू कर दिया गया था। और पूछे इसमें महात्मा वर्ड कब जोड़ा था, तो महात्मा वर्ड इसमें जोड़ा गया था 2009 में। हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। यूपी वीडियो का जो हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे थे, तो 43 क्वेश्चन से आगे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी योजना का जो टाइम पीरियड है वो ठीक है। तो 10 लाख, जो 10 लाख कूप योजना है, इसका जो टाइम पीरियड है वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये होना चाहिए था 19 1989 टू 90। जो सांसद स्थानीय जो क्षेत्र है, इसका जो टाइम पीरियड होना चाहिए था वो 1993 से लेकर 1994 होना चाहिए था। और जो गांधी जो ग्राम योजना है, ठीक है, वो 1995 से 1996। और जो लास्ट वाले की बात करें, ठीक है, गांधी ग्रामीण संपर्क योजना, ठीक है, तो ग्रामीण संपर्क योजना ये बिल्कुल ठीक है, 1996 से लेकर 1997। ठीक है, तो डी इसका क्या हो जाएगा, अपने क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बाकी के ईयर देख लो, 10 लाख जो कूप वाली है वो 89 और 90, और संसदीय स्थानीय क्षेत्र ग्राम विकास योजना 1993 और 1994, गांधी ग्राम योजना 1995 और 1996, और ग्रामीण संपर्क योजना वाला सही है 1996 से लेकर 1997। आगे बढ़े, अगला कह रहा है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 2006 में। एक क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की बात करें तो 58,004। 58,004, डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 2014 तक का डेटा है, तो 2014 तक के डेटा के अनुसार 58,004, ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या थी, ग्राम पंचायतें थी। सीएससी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत क्या क्या विजन शामिल है? तो यहाँ पर अगर हम विजन की बात करें तो प्रत्येक नागरिक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई जाएगी, मार्ग पर शासन और सेवाएं दी जाएगी, नागरिकों को डिजिटली मजबूत बनाया जाएगा कि उनको डिजिटल चीज आती हो। तो सारी की सारी क्या हो जाएगी, सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल का क्या कार्य है? तो राष्ट्रीय पंचायत जो पोर्टल में क्या है, ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देना है क्या, स्थानीय चुनाव की जानकारी देना है क्या, या ए और बी दोनों है, या डी कह रहा है कि इस बात की सूचना देना कि स्थानीय निकाय द्वारा कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जा रही है। तो सही बात है, ई पोर्टल पर जो आपकी जो पंचायत है वो क्या क्या काम कर रही है उसकी जानकारी दी जाएगी। 48वां क्वेश्चन कह रहा है कि कितने दिनों के भीतर जन्म और मृत्यु की घटनाओं का पंजीकरण होना आवश्यक है? यानी कि आपके घर में कोई भी बेबी होता है तो कितने दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन उसका कराना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो एक तो ये कौन से साल का नियम है यूपी के अंदर, 1969 का है, ये आपसे बार बार पूछेंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम है 1969 का, जो ये कहता है कि भाई 21 दिन के अंदर, ठीक है, 21 दिन के अंदर आपको रजिस्टर कराना जरूरी है। ठीक है, 21 दिन के अंदर रजिस्टर कराना जरूरी है। ठीक है, 21 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विदेशी नागरिकों से संबंधित जन्म और मृत्यु की घटनाओं का रजिस्ट्रेशन कौन करता है? अगर कोई विदेशी व्यक्ति है तो उससे संबंधित जो है तो उसका जो करता है वो कौन करता है, आपका स्थानीय रजिस्ट्रार करता है। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्थानीय रजिस्ट्रार करता है, बी क्या हो जाएगा, सही आंसर। अगला कह रहा है कौन सा राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच जो पैसा बंटता है उसके लिए सुझाव कौन देता है कि भाई किसको कितना पैसा मिलना चाहिए? इसका जो सुझाव देता है वो राज्य वित्त आयोग देता है। ठीक है, कि पंचायत को कितना पैसा मिलना चाहिए, इसके लिए अलग से एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनी है सब राज्यों में। 1993 1994 से स्टेट फाइनेंस कमीशन बननी शुरू हुई थी। ठीक, क्या हो जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत के स्वामित्व या नियंत्रण में स्थित, यानी कि गांव में जो भी मार्केट लगता है, होट लगता है, मेला लगता है, ठीक है, तो उसके लिए जो अ, प्रदर्शित करने पर किसके द्वारा कर लगाया जाता है, टैक्स कौन लगाता है उसमें? तो गांव में जो भी चीज होती है उस पर जो टैक्स लगता है, ठीक है, वो ग्राम पंचायत लगाती है। ठीक है, सी क्या हो जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, गांव में जो मार्केट लगेगा, जो भी कुछ लगेगा, उस पर जो टैक्स लगाएगी वो ग्राम पंचायत लगाएगी। और याद रखना, ग्राम पंचायत के पास ज्यादा टैक्सेशन पावर होती है जिला पंचायत से। अगला कह रहा है कौन सा कार्य वित्त आयोग का नहीं है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की सिफारिश करना, यानी कि इनमें से कौन सा जो कार्य है वो राज्य वित्त आयोग का नहीं है, स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम कौन सा इसमें से नहीं है, ये वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन में तो उच्च न्यायालय ये थोड़ी काम है इसका, हाई कोर्ट के जज की सैलरी थोड़ी घटा देगा। इसके अलावा बाकी सारे हैं, जैसे केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपयोग करना, राज्य के पास जो पैसा है उसमें विभिन्न पंचायतों को बंटवाना, ये उनका आवंटन बताना, पंचायत राज्य में स्थित विभिन्न नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में कैसे सुधार लाया जा सकता है उसको वो सुझाव देना। तो बाकी सारे हैं, वो पहले वाला नहीं है कि हाईकोर्ट के जज की उसमें तनख्वाह कटवा दे। कौन सा प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उन टैक्सों और उन ड्यूटी के निर्धारण के सिद्धांत के बारे में सिफारिश करता है जिसे विशेष राज्य में पंचायतों द्वारा विनियोजित किया जा सकता है? यानी कि कौन ये बताता है कि जो टैक्स और वगैरह जो है वो दूसरी जगह भी एडजस्ट हो जाते हैं, ऐसा कौन बताता है? ये बताता है आपका, ठीक है, ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जिला योजना समिति इस काम को करती है। ए क्या हो जाएगा, अपने क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 54वां क्वेश्चन ये कह रहा है वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारतीय संसद करती है क्या? अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पर, इससे पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर था वो राज्य वित्त आयोग होना था, ठीक है, राज्य वित्त आयोग उसका आंसर होना था, राज्य वित्त आयोग तय करेगा। अब हम इस क्वेश्चन की बात करें 54 की, तो दोनों ही बातें सही है, ठीक है, भारत की संसद ही जो फाइनेंस कमीशन होती है उनको अपॉइंट करती है और इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, भारतीय संसद इस पे काम करती है, इस पे डिसीजन लेती है और भारतीय राष्ट्रपति इसका अपॉइंटमेंट करते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान के अंतर्गत किस घटक में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 100% है? यानी कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत कहां पर 100% पैसा, ठीक है, 100% पैसा क्या करती है, केंद्र सरकार लगाती है। तो ऐसा किसमें होता है? ठीक है, आपका जनरली जो राज्य होते हैं, नॉर्मल जो राज्य होते हैं वहां पर तो 60-40 रहता है, 60 केंद्र सरकार लगाती है, 40 राज्य सरकार लगाती है। लेकिन जो पर्वतीय राज्य होते हैं, पहाड़ी राज्य होते हैं या नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य होते हैं वहां पर 90 और 10 रहता है। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश होता है उसका 100% जिम्मेदारी जो होती है वो केंद्र सरकार की होती है। डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 96 की बात करें, ग्राम पंचायत की अनुदान वितरण रेंज क्या होती है, यानी कि ग्राम पंचायत को जो पैसा मिलता है उसकी रेंज कितनी होती है? तो मैक्सिमम 70 से लेकर 85, 70 से लेकर 85, ग्राम पंचायत की 70-85, ब्लॉक की 10-25 और जिला पंचायत की 5-15। ये आपने याद रेशियो याद रखना है, ठीक है। न्यूनतम में अगर हम बात करें तो गांव में ग्राम पंचायत की 70, फिर ब्लॉक की 10 और जिला पंचायत की 5। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? सीधा क्वेश्चन है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे पर हुई थी, ठीक है। डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो 25 दिसंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी। अगला कह रहा है किस राज्य सरकार द्वारा प्रकाश है विकास है योजना को प्रारंभ किया गया? तो प्रकाश है और विकास है योजना की जो शुरुआत हुई थी वो उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई। की क्या हो जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो पंचायती राज की जो अधिनियम जो आया था वो आया था आपका, ठीक है, 1947 में, ठीक है, 1947 में आया था, ठीक है। तो जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। जो स्थापना हुई थी इनकी वो हुई थी आपकी 15 अगस्त 1949 को और जो इसका कानून आया था वो 47 में ही आ गया था। पंचायत के किस आम चुनाव में मतदाता की आयु 21 साल से घटाकर 18 कर दी? तो जब शुरुआत में हमारे यहाँ पर क्या था, जो वोटिंग की जो एज थी वो 21 साल थी। आगे चलकर कॉन्स्टिट्यूशन सुधार किया गया
और इसको क्या किया गया, इसको 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। ऐसा किया गया था किसने, आपका 1982 में, मार्च 1982 में ऐसा किया गया था। और उस टाइम पर पांचवें आम चुनाव थे, पांचवें पंचायत के चुनाव थे। ठीक है, पांचवें पंचायत के चुनाव उस टाइम पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, क्वेश्चन नंबर 61। तो 61 ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल उगाई जाती है। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो यूपी स्पेशल के आएंगे। तो सोयाबीन कहाँ उगाई जाती है, तो जो सोयाबीन की जो फसल है वो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में उगाई जाती है, जिसमें जालौन हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, हमीरपुर, बांद्रा और महोबा शामिल है। आलू के उत्पादन में भारत का यूपी का कौन सा स्थान है, तो जो यूपी है वो गन्ने में, गेहूं में और आलू में, इन तीन मामलों में टॉप पर है। और 19 अगस्त को राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। और जो केंद्रीय सेंट्रल जो आलू अनुसंधान संस्थान है वो शिमला के अंदर है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका हेडक्वार्टर का क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। उत्तर प्रदेश में किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान है। तो जो गन्ना जो शोध संस्थान है, ठीक है, वो आपकी कुशीनगर के अंदर है। ठीक है, कुशीनगर के अंदर है। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है, इनमें से कौन सा यूपी की मेन इंडस्ट्री नहीं है। तो यूपी के अगर हम मेन इंडस्ट्री की बात करें तो सीमेंट यहाँ पर है, कपड़ा है, चीनी है, ये बहुत फेमस इंडस्ट्री है, लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं है। सीमेंट उद्योग जो है वो ये राज्य कुछ आप याद कर लेना, चुनार, मिर्जापुर, चुर्क, सोनभद्र, रायबरेली, गोरीगंज, जगदीशपुर, कासगंज, झांसी। चीनी उद्योग की बात करें तो चीनी मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी, पीलीभीत। कपड़ा उद्योग कानपुर में है, मेरठ में, टांडा में है, मगहर में, देवबंद में है, धामपुर में है, सिकंदराबाद, मऊ। तो ये कुछ उद्योगों के नाम आपसे पूछ लेते हैं, प्लीज ये याद रखना। तो ऑटोमोबाइल नहीं है और बाकी सारे उद्योग यूपी में है, इनको मैच करना है। ठीक है, तो इनको अगर हम मैच की बात करें तो जो सीमेंट जो उद्योग है वो चुर्क के सीमेंट उद्योग जो है वो चुर्क जगह पर, चुर्क नाम की जो जगह है वहां पर सीमेंट उद्योग फेमस है। कागज सहारनपुर में फेमस है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नोएडा फेमस है। और फर्नीचर के लिए बरेली फेमस। ठीक है, तो ये उद्योग को मैच करने वाला ये क्वेश्चन था। चुर्क सीमेंट के लिए जाना जाता है, वो चीज आपने याद रखनी है। सहारनपुर कागज के लिए जाना जाता है, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जाना जाता है, और बरेली फर्नीचर के लिए जाना जाता है। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी कागज और गत्ते के लिए फेमस है। तो लुगदी कागज और गत्ते के लिए जो जगह फेमस है वो है आपकी बिजनौर। ठीक है, जबकि चमड़े के उद्योग के लिए आपका कानपुर फेमस है, लकड़ी के लिए रायबरेली फेमस है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नोएडा फेमस है, रेल पहिए के कारखानों के लिए भी आपकी रायबरेली फेमस है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। और स्पोर्ट्स के सामान के लिए मेरठ फेमस है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला सकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो ये जो स्थापित किया गया ये आपका वाराणसी के अंदर 27 सितंबर 2017, 27 सितंबर 2017 को ये स्थापित किया गया, वाराणसी। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई। तो वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए, ठीक है, जो यहाँ पर क्या कब की गई, तो ये करी गई आपकी 1983 में। ठीक है, 1983 में इसकी स्थापना करी गई है। ठीक है, ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है, तो ताज एक्सप्रेसवे जो है, ठीक है, वो जोड़ता है आपका, ठीक है, ताज एक्सप्रेसवे जोड़ता है वो आगरा को ग्रेटर नोएडा से, आगरा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ता है ताज एक्सप्रेसवे। ठीक, क्या हो जाएगा, अपना क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में मिलन कब हुआ था। तो बेसिकली लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर एक दत्तक पुत्र अधिनियम आया था और उसकी वजह से झांसी, नागपुर, सतारा को कंट्रोल कर लिया गया था। और अवध को सहायक संधि के तहत साइन करवा के उसको अंग्रेजों ने अपने यहाँ पर मिला लिया था। तो पूछ रहा है कब मिलाया था। ठीक है, तो विलय जो हुआ था, ठीक है, वो इनका हुआ था आपका, ठीक है, 1856 में, 1856 में, यानी कि उसके बाद ही फिर 1857 की क्रांति हुई।
वाजिद अली शाह यहाँ के अंतिम नवाब थे, जिन पर अयोग्य शासक का या कुशासन का आरोप लगाकर इनसे छीन लिया था लॉर्ड डलहौजी ने। तो किसने छीन लिया था? लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में। लखनऊ उत्सव, जिसे आप लखनऊ महोत्सव कहते हैं, कब प्रारंभ हुआ था? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लखनऊ उत्सव फेस्टिवल के क्वेश्चन आते हैं तो 1975 1975 और 1976 में लखनऊ उत्सव शुरू हुआ था, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगले कह रहा है सूफी संत है हाजी वारिस अली, तो इनकी मजार पर मेले कब लगते हैं? तो इनकी मजार पर जो मेले लगते हैं वो देव शरीफ में लगते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ये पूछ लेंगे, ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि सूफी संत हाजी वारिस अली की जो दरगाह है वो कौन से शहर के नजदीक है? तो बाराबंकी से 12 किलोमीटर दूर है ये, जहां पर कार्तिक माह में, कार्तिक महीने में एक मेला लगता है, कार्तिक माह में लगता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो जो महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा का जन्म फरुखाबाद में हुआ था, ठीक है, जिनको आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। ये छायावाद की कवियत्री है, जिन्होंने संध्या, गीत, क्षणदा, मेरा परिवार, दीप शिखा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दीप शिखा, नीरजा और निहार, ये चीजें इन्होंने लिखी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहु व्यवस्था को आश्रित करती है, यानी कि इनमें बहु व्यवस्था पाई जाती है? तो जो जौनसारी जो उत्तराखंड बॉर्डर से लगी हुई एक जनजाति है, यहाँ पर बहु विवाह व्यवस्था चलती है। इसके अलावा बुक्सा जो जनजाति है उसमें भी कुछ हद तक बहु विवाह अथवा विधवा विवाह प्रचलित है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा जौनसारी। उत्तर प्रदेश का बायोटेक कहाँ स्थित है? तो बायोटेक के मामले में हमने ऊपर भी देखा था, तो बायोटेक के मामले में, ठीक है, लखनऊ बायोटेक्नोलॉजी जो पार्क है वो आपका लखनऊ में है। वाराणसी हस्तकला के लिए जाने जाती है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड कब से लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 2006 से। इसमें 16 चैप्टर है, 238 आर्टिकल्स हैं और 4 शेड्यूल है। 16 चैप्टर, 234 आर्टिकल और 4 शेड्यूल है, किसके अंदर? आपके उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड। कब लागू हुआ था? 2006। उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड कब? 2006 में। कितने चैप्टर? 16 चैप्टर। कितने आर्टिकल? 234 आर्टिकल। कितनी शेड्यूल? 4 शेड्यूल। ये सारी चीजें आप लिख लेना। स्वावलंबन योजना किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चलाई गई थी? तो जो स्वावलंबन जो योजना है, ठीक है, वो जो कौशल महिलाओं को, यहाँ पे ना ये डी ऑप्शन है, यहाँ पे डी ऑप्शन है, महिलाओं को प्रशिक्षण व कौशल प्रदान करने के लिए स्वावलंबन योजना चलाई गई थी। ये आपने याद रखना है, महिलाओं को ट्रेनिंग देने को लेकर, ठीक है, प्रशिक्षण देने को लेकर ये योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट बात करें, पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में क्या चेंज आया? बढ़ी है कि घटी हुई है? ठीक है, तो बेसिकली क्या है, स्वास्थ्य सुधार व बीमारियों पर नियंत्रण हुआ है, ठीक है। तो बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। जनगणना 2000 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य को जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है वो 19 करोड़ 98 लाख है। 19 करोड़ 98 लाख है, ठीक है, जिसमें से 16.5% लोग तो शहरों में रहते हैं और बाकी जो लोग हैं वो गांव में रहते हैं, ठीक है, बाकी लोग गांव में रहते हैं। तो जो इसका आप सही आंसर बैठाओगे वो बैठ जाएगा आपका 17.7, ठीक है, 17.7। और ग्रामीण का हो जाएगा 22.73। एक्चुअल डेटा ये है, शहरी 17.7 और ग्रामीण 22.27। सॉरी, ग्रामीण 77.7 और शहरी 22.3। नेक्स्ट है यूपीआईडीए का फुल फॉर्म क्या है? तो यूपीआईडीआई की फुल फॉर्म जो है वो आपकी उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास, ठीक है, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज की फुल फॉर्म हो जाएगी। ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, तो एंड्रॉइड क्या है?
ठीक है, एंड्रॉइड एक तरह का क्या है, एंड्रॉइड एक तरह का सिस्टम है। आप कंप्यूटर से जुड़े हुए क्वेश्चन आ गए। अगला कह रहा है गूगल क्रोम में नई ई कनेक्टिविटी विंडो कमांड से खोली जा सकती है, यानी कि आपको अगर नई विंडो खोलनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो नई विंडो को खोलने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन दबाना पड़ेगा नई विंडो को खोलने के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में रिक्त कार्य पत्रक में आज की तारीख को निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन है आज की तारीख के लिए, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा होता है, टुडे, ठीक है, टुडे होता है, डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का विकल्प नहीं है, यानी कि फॉर्मेटिंग से नहीं जुड़ा हुआ, इनमें से कौन सी चीज फॉर्मेटिंग से नहीं जुड़ी हुई है, ठीक है, तो इंडेंटेशन जो है वो आपका फॉर्मेटिंग से नहीं जुड़ा हुआ, बाकी सब जैसे कि इफेक्ट, अंडरलाइन या फोंट का स्टाइल, फोंट ऐसे लिखा जाता है, इटैलिक लिखा जाता है, कैसे भी लिखा जा सकता है, अंडरलाइन कर देते हैं हम उसके नीचे, वर्ड हाईलाइट हो जाता है, या उसमें कोई भी इफेक्ट डाल देते हैं, लेकिन इंडेंटेशन नहीं है, बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कौन खंड विच्छेद सेक्शन ब्रेक का प्रकार नहीं है, सेक्शन ब्रेक, ठीक है, तो सेक्शन ब्रेक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो कॉलम है वो सेक्शन ब्रेक नहीं है, बाकी सारे हैं, ठीक है, ओड पेज, नेक्स्ट पेज, इवन पेज, ये सारे हैं, लेकिन कॉलम नहीं है। अगला कह रहा है एमएस वर्ड 2019 में इंसर्ट टेबल ऑपरेशन के माध्यम से कितने कॉलम डाले जा सकते हैं, कितने कॉलम आप डाल सकते हो उसमें, ठीक है, ये पूछ रहा है आप कितने कॉलम डाल सकते हो, तो अगर हम बात करें कॉलम 63 डाल सकते हैं, ठीक है, कॉलम हम 63 डाल सकते हैं, जबकि जो टेबल है रो, रो जो है वो 32,767, ठीक है, 32,767 रो डाल सकते हैं और 63 टेबल डाल सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ड में पूर्व निर्धारित ग्राफिक्स की श्रृंखला शामिल है जिसे डैश कहा जाता है, जो वर्ड डॉक्यूमेंट में डाला जा सकता है, ठीक है, तो ये इसका जो आ जाएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका इसका सही आंसर हो जाएगा क्लिप आर्ट, ठीक है, क्लिप आर्ट में ऐसा ग्राफिक्स, पूर्व निर्धारित ग्राफिक्स की एक श्रृंखला है जिसे कहा जाता है, ठीक है, तो ये होता है क्लिप आर्ट। नेक्स्ट कह रहा है भीम का फुल फॉर्म क्या है, तो भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी इसकी फुल फॉर्म है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च इसको किया गया था, ये एक मोबाइल ऐप है। एड्रीनियो में संचार के संदर्भ में सीरियल कम्युनिकेशन को आगे वर्गित किया जा सकता है, ठीक है, तो एडिनो में आगे इसको किस तरीके से हम बांट सकते हैं, तो एडिनो में दो तरह की होती है, एक तो सिक्रोनस होता है और एक असिक्रोनस होता है, यानी कि सीक्वेंस से चलेगा, बिना सीक्वेंस से चलेगा, तो सी सही आंसर हो जाएगा, दोनों तरह का होता है एड्रीनो में संचार के लिए सीरियल कम्युनिकेशन दो तरह का होता है, एक सिक्रोनस और एक होता है असिक्रोनस। इसके बाद आगे देखें हम क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 ये कह रहा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लक्ष्य क्या नहीं है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका क्या टारगेट इनमें से नहीं है, ठीक है, तो मशीनों में बुद्धिमत्ता का कार्यान्वित करना, ये तो बिल्कुल सही बात है कि मशीन भी इंसान की तरह सोचे, ऐसे सिस्टम को बनाना जो मनुष्य की तरह सोचता हो, समझता हो, सीखता हो, बिल्कुल सही बात है। बुद्धि युक्त व्यवहार प्रदर्शित करना, यानी कि जो मशीन है वो भी एक बुद्धि वाला व्यवहार दिखाए मानव प्रकृति और आदतों को, तो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव को थोड़ी बदलेगी, मशीनों को बदलेगी, तो सी क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा। कौन सा नोवेल नेटवेयर यूटिलिटी प्रोग्राम केवल नेटवर्क ड्राइव से हटाई गई फाइलों को पुनः प्राप्त करने की अनुमति देता है, यानी कि आपने नेटवर्क से जो फाइल हटा दी है उसको दोबारा से आप लेना चाहते हो, तो उसके लिए क्या होता है आपका, ठीक है, उसके लिए यूज होता है सालवेज, ठीक है, सालवेज क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 92। तो 92 कह रहा है किसी दी गई वर्तमान स्थिति और एक इनपुट प्रतीक के लिए यदि कोई ऑटोमेशन केवल एक स्टेट में जा सकता है तो वह क्या है, तो पूर्व की स्थिति में जाने के लिए जो एक ऑटोमेशन डाला जा सकता है तो वो क्या होता है, डेटानोटिक्स ऑटोमेशन, डेटानोमिक्स ऑटोमेशन होता है, बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है माइक्रोचिप बनाने में कौन सी धातु यूज होती है, तो जो चिप बनती है इन चिप को बनाने में कौन सी धातु यूज होती है, तो बेसिकली सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और जो सिलिकॉन वैली जो है ये यूएस की है और भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है, बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है,
तो भारत के ये जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये सारे ही सुपर कंप्यूटर के नाम उदाहरण हैं। पहला जो सुपर कंप्यूटर बना था वो प्रम प्रम बना था, और क्रे टू, तिन्हे 2 के क्रे MCP-24, ये सारी क्या है, सुपर कंप्यूटर के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान करता है। ग्राफिक्स कार्ड कौन जोड़ता है? तो जो ग्राफिक्स कार्ड को जो जोड़ता है, ठीक है, वो है आपका AGP स्लॉट। ये यहाँ बी ऑप्शन है, AGP स्लॉट, ये ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ता है। ठीक है, ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ता है कौन? आपका AGP स्लॉट। ग्राम सभा की बैठकों में किसी संकल्प के पक्ष या विपक्ष में पड़े मतों का रिकॉर्ड कौन करता है? यानी कि कोई भी वोटिंग हो रही है तो कितने लोग उसके समर्थन में है, कितने उसके विपक्ष में है, ये काम किसका होता है? तो ग्राम पंचायत अधिकारी। ठीक है, ग्राम पंचायत अधिकारी ये काम करता है। डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संसद आदर्श ग्राम योजना में प्रावधान है। संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत भारत की पार्लियामेंट ने शुरू करा था। इसमें क्या था कि भाई जो सांसद है वो एक एक गांव को मतलब 3 गांव को लेंगे, पहले 5 साल के लिए 3 गांव को लेंगे, फिर आगे ये संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, और वो उस गांव का क्या करेंगे? डेवलपमेंट करेंगे। तो उसको लेकर ये योजना शुरू करी गई थी, सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसके बारे में रोम पूछ रहा है, तो इसमें जो क्या प्रावधान है वो पूछ रहा है। तो प्रत्येक सांसद सदस्य एक ग्राम पंचायत को गोद लेगा, प्रत्येक सांसद सदस्य एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को गोद लेगा, प्रत्येक विधायक को लेगा नहीं। तो ए क्या होगा? गांव को गोद लेंगे। जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक 2023 में क्या प्रावधान है? तो जन्म और मृत्यु पंजीकरण जो विधेयक है वो क्या प्रावधान करता है? तो वो प्रावधान करता है कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हो, मतदाता सूची तैयार करने में हो, सरकारी नौकरियों की नियुक्ति में हो, सारे के सारे प्रावधान इसमें हैं। ग्राम सभा द्वारा किन कृत्यों का संपादन किया जाता है? गांव की जो सभा है, जो ग्राम सभा है, वो इनमें से क्या क्या काम करती है? सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम के लिए ग्राम से संबंधित विकास योजना बनाती है। ठीक है, तो ग्राम से संबंधित विकास योजना के क्रियान्वयन में सहायता पहुंचाती है। सारे के सारे काम ग्राम सभा करती है, जो यहाँ पर मेंशन है। लास्ट क्वेश्चन देखें, स्थानीय जागरूकता बढ़ाने के प्रयास में किस मंत्रालय ने सबकी योजना सबका विकास शुरू करा है? तो सबकी योजना सबका विकास कौन सा मंत्रालय शुरू करेगा? तो पंचायत से जुड़े हुए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, तो सी ऑप्शन में मौजूद पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय ऐसा करेगा। ठीक है, तो आपके 100 में से कितने क्वेश्चन हो रहे हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, फिर मिलेंगे हम इसी तरह कल दूसरे मॉडल टेस्ट पेपर। जब तक पेपर नहीं हो जाता हम मैक्सिमम मॉडल टेस्ट पेपर आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।